गरीब कचरे वाली के घर आई अमीर की बारात। शहर की चकाचौंध दुनिया में आजकल बहुत कुछ बदल गया। जहां एक तरफ अमीर लोगों की ज्यादा कोठी थी, उसी शहर में कुछ गरीब लोग भी थे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, और कुछ पर तो वो भी नहीं था। वो सड़क के किनारे पन्नी का तंबू लगाए अपना गुजारा करते थे। उसी में से एक मीनाक्षी नाम की गरीब औरत थी जो कि कचरा बीन बीन कर कई सालों से घर चला रही थी। शराबी पति नशे का अधिक सेवन करके कुछ साल पहले ही गुजर गया था। वहीं मीनाक्षी की 18 साल की पूजा नाम की बेटी थी और उससे छोटी 2, 13 और 12 साल की अनन्या पूर्वी थी। वो चारों उसी में ही अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन कचरा बीनने गई थी। यहाँ तो मुझे आसपास कहीं ज्यादा कचरा नहीं मिल रहा है। लगता है किसी ने झाड़ू लगा दिया। मुझे और आगे जाना होगा। कचरे वाली मीनाक्षी थोड़ी और आगे जाती है तो एमसीडी वाली औरत झाड़ू लगाकर सारे कचरे को जला देती है। ये देखकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन्होंने तो यहाँ से भी सारा कूड़ा इकट्ठा कर जला दिया। अब मैं क्या कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उससे पैसे कमाऊंगी? बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? कहीं और जाती हूँ। मीनाक्षी कूड़े की तलाश में आगे जाकर कूड़ा बीनने लगती है। वहीं दूसरी ओर उसकी बड़ी बेटी पूजा, वो भी दिन में चली जाती है और कूड़ा इकट्ठा करती है। माँ, हमारे लिए सालों से कूड़ा कचरा बीन कर हमारा पेट पालती हैं, ख्याल रखती हैं। जो मांगते हैं वो लाती हैं। मेरी पढ़ाई भी पूरी करा दी उन्होंने लगभग। फिलहाल मुझे कचरा बीनना चाहिए। ऐसा कहकर पूजा कचरा बेचकर बदले में आए पैसों से कुछ खाने को ले आती है। शाम को मीनाक्षी अपने तंबू वाले घर पर आकर कहती है, बच्चों जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब खाना खाएंगे। आज खाना थोड़ा कम है तो गुजारा कर लेना। आज मुझे ज्यादा कचरा नहीं मिला। जो था वो एमसीडी की गाड़ियां लेकर चली गई थी। कोई बात नहीं माँ, मैं खाना और लेकर आई हूँ। आप पेट भरकर खाना खाना और मेरी दोनों बहनें भी। पर तू ये सब कहाँ से लाई? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो माँ, डांटिएगा मत। मैं भी आपके बाद कचरा बीनने के लिए निकल गई थी, ये सोचकर कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो तो मुझे भी करनी चाहिए। पूजा की ये बात सुनकर मीनाक्षी उससे बहुत डांटती है। तू कचरा बीनने के लिए गई थी, भूल गई मैंने तेरी पढ़ाई के लिए कितनी मिन्नतें करके स्कूल में एडमिशन दिलवाया, तुझे ट्यूशन पढ़ाया, और तू मेहनत का फल मुझे कचरा बीन कर देगी? माफ कर दीजिए माँ, आपको दोबारा निराश नहीं करूंगी। माँ, बहुत भूख लग रही है। अगर दीदी को डांट दिया हो तो खाना शुरू करिए ना। हाँ माँ, पेट में बहुत जोर की भूख लगी है, खाना भी ठंडा हो रहा है। ऐसा कहकर चारों माँ बेटी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। फिर सोते हुए पूर्वी कहती है, दीदी, माँ ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया है और हमें भी पढ़ा रही हैं, तो आप कचरा उठाने वाला काम मत करो। आप ना एक अच्छी सी नौकरी की तलाश करो। देखना, आपको अच्छा काम मिलेगा ना तो हम पन्नी वाले इस घर से निकल जाएंगे और एक कमरे में रहेंगे जहाँ गर्मी की धूप में जलाएगी नहीं और न बारिश का पानी हमें परेशान करेगा। अरे वाह छोटी, तू तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी है आजकल। चिंता मत कर, मैं ऐसा जरूर करूंगी। कल ही काम पर जाऊंगी। दीदी, अब आप नई नौकरी करोगी ना तो मुझे नई ड्रेस दिलवाना। इस वाली में ना 2-3 जगह से छेद हो गया है। तुम्हारी माँ ठीक से तुम्हें कपड़े भी नहीं पहना सकती। माफ करना बच्चों। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कभी मत बोलना दोबारा। आपने हमारे लिए कितना संघर्ष भरा जीवन जिया है, वो भी बिना पापा के, ये हम जानते हैं। अगले दिन मीनाक्षी कचरा बीनने के लिए रोजमर्रा की तरह बाहर चली जाती है। वहीं उसकी बेटी पूजा अपनी दोनों बहनों को समझाकर काम की तलाश में निकल जाती है। जहां बाजार से गुजरते हुए कहती है, भगवान जी, बस जल्दी से मेरी नौकरी लगा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, माँ की मेहनत रंग लाए। ऐसा कहकर पूजा चल ही रही थी कि एक चोर अमीर आदमी के कार से निकलते ही उसका बैग चुराकर भाग जाता है और वो आदमी कहता है, अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरे बैग को बचाओ, उसमें मेरा बहुत कीमती सामान है, अरे पकड़ो उस चोर को। चोर की इतनी हिम्मत की है, सामान चुरा कर भागे। अब इसे अपने तरीके से पकड़ूंगी। पूजा उस चोर के पीछे भागती है, फिर अपने दुपट्टे को उसकी गर्दन में फंसाकर जमीन पर गिरा देती है और उससे बैग लेकर उसके चांटे ही चांटे मारने लगती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने किसी भले इंसान का सामान चुराया, शर्म नहीं आती? अपने हट्टे कट्टे शरीर होने के बावजूद भी तूने चोरी करी।
तुझे तो अभी मजा चखाती हूँ। ये ले, ये ले। अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरा बैग बचा लिया। अरे भाई साहब, मुझे इस लड़की से बचाओ, अरे बहुत मारती है। हाँ, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, जाने दो मुझे भाई साहब। नहीं रुक, तुझे तो अभी पुलिस के हवाले करूंगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत करना, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तभी वो चोर चला जाता है और शुभम पूजा का शुक्रिया अदा करता है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरा कीमती बैग को बचा लिया। इसमें मेरे बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं। अजी मेंशन नॉट, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपके चेहरे पर यह परेशानी किस प्रकार की है? दरअसल मैं नौकरी की तलाश में जा रही थी, बस वही। अरे आपने मेरा बहुत भारी नुकसान होने से बचाया। इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ कि आपकी नौकरी लगा दूं। आप मेरी कंपनी में आइए ना। क्या सच में? हाँ जी, मजाक तो मैं करता भी नहीं हूँ। ये मेरा नंबर है और मेरे ऑफिस का एड्रेस। आप कल 9 बजे आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूजा उसके कपड़ों को देखकर समझ चुकी थी कि शुभम बहुत बड़ी कंपनी का मालिक और अमीर घर से है। वहीं शुभम के दिल में पूजा घर कर जाती है, या यूं कहो शायद उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। घर जाकर पूजा अपनी माँ को खुशखबरी देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। अगले दिन पूजा अपनी कंपनी में जाती है, जहां उसके कपड़े देखकर आसपास के एम्प्लॉय हंसने लगते हैं। तो शुभम उन्हें सुना देता है और कहता है, पूजा जी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, ये कुछ एडवांस पैसे हैं, इनसे आप अपनी जरूरतमंद की चीज ले आइएगा। और हाँ, आपको काम तो समझ आया ना सारा? मुझे तो काम बहुत आसान लगा, इसके लिए शुक्रिया। पूजा उन पैसों से कुछ अच्छे कपड़े ले आती है, जिन्हें वो ऑफिस पहन कर आती है और दिल लगाकर काम करती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है। वो एक साथ लंच करते हैं। शुभम घर जाकर पूजा के बारे में अपनी माँ से बहुत बातें करता है, जिसके बाद सविता कहती है, लड़की तुझे इतनी ही पसंद है और होनहार है तो हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे, भले ही वो किसी गरीब परिवार से क्यों ना हो। अरे शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छी हो, हम कल ही चलेंगे। अगले दिन ही शुभम अपने माता पिता के साथ अनेक तोहफे और गहने लेकर उसके छोटे से टेंट में जाते हैं, जहां अमीरों को देखकर मीनाक्षी डर कर कहती है, आपको कौन, क्या आप हमें यहाँ हटाने आए हैं? अरे बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम तो आपके समधी बनने आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अरे वाह, बहू तो मेरी बहुत सुंदर है। क्या सच में आप इस कचरे वाली की बेटी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? इसका मतलब मेरे घर आपकी अमीर बारात आएगी। हाँ बहन जी, चिंता मत कीजिए, शादी करने में कोई कमी नहीं आएगी और आपकी जो दिली इच्छा हो आप अपनी तरफ से करना, और कुछ चाहिए तो हम तो हैं ही। पूजा, तुम राजी तो हो ना? जी राजी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अनन्या बेटा, जरा कैंपा की बोतल लेकर आ। जी माँ। तभी अपने गरीब घर में वो समधियों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती हैं, जिसके कुछ दिनों बाद धूमधाम से पूजा की हल्दी की रस्म होती है, साथ ही नाच गाना होता है। इसके 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म होती है, जहां शगुन की मेहंदी और दुल्हन का जोड़ा जेवर लिए सास कहती है, समधन जी नमस्ते, तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जी। बहू, अच्छे से लिखवाना मेरे बेटे का नाम अपनी हथेली पर। तभी मीनाक्षी और उसकी दोनों बेटियां नाचती हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, अब सखियां और कलियां, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। दीदी, हमारे भी कपड़े आए हैं ना? हाँ, तुम तो बहुत सुंदर सुंदर लहंगा पहनना, दोनों बहनें मेरी। इस तरह कचरा बीन बीन कर मीनाक्षी अपने बच्चों के लिए कुछ शादी का सामान जोड़ लेती है। वहीं नाचते गाते हुए अमीर लड़कों की बारात एक गरीब कचरे वाले के दरवाजे पर दस्तक देती है और उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोती हैं और शुभम कहता है, अच्छा माँ जी, आज्ञा दीजिए, आपकी अमानत मैं ले जा रहा हूँ, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। सदा खुश रहो दोनों बच्चे। तभी अपनी महंगी सी गाड़ी में शुभम पूजा को अपने घर ले जाता है। अरे बेटा अर्जुन, देखो ध्यान से जाना और वहाँ पहुँचते ही हमें कॉल कर देना। तुम्हें पता है ना शहर का माहौल कितना बुरा है। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं शहर किस लिए जा रहा हूँ? इसलिए ताकि मैं अच्छे से कमाऊं और आपको अच्छी जिंदगी दे सकूं। तभी अर्जुन अपनी पत्नी अंजनी से कहता है,
देखो अंजनी, मेरे लौटने तक मेरी माँ और मेरे बेटे सूरज का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम ही हो जो मेरी माँ और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, वहां पहुंचकर मैं अगले महीने ही तुम्हें घर खर्च के लिए पैसे भिजवा दूंगा। अजी ये सब तो ठीक है, लेकिन रोजाना मुझसे और अपने बेटे और अपनी माँ से बात करना मत भूलना। कहीं शहर जाकर आप हम सभी को भूल जाओ। अरे तुम सब मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। चलो अब मैं निकलता हूँ, मेरी ट्रेन आ चुकी है। अर्जुन ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद अंजनी और उसकी माँ सावित्री उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ देर में अंजनी और सावित्री वापस अपने घर लौट आती हैं। अगले दिन अर्जुन शहर पहुंचकर अपनी पत्नी अंजनी को कॉल करता है। देखो मैं यहाँ सही सलामत पहुंच गया हूँ और बहुत अच्छा घर भी है, सब कुछ बढ़िया है। कल से मैं नौकरी पर जाऊंगा, तो मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस काम पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सावित्री अपने घर में टीवी के अंदर एक न्यूज देखती है। आज के मुख्य समाचार। भोपालपुर के अंदर एक लक्ष्मी नारायण की बिल्डिंग आज सुबह भूकंप के चलते पूरी तहस नहस हो गई। बिल्डिंग के गिरने की वजह से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। आप सभी से निवेदन है कि अपने जानकार और अपने की डेड बॉडी हॉस्पिटल से लेकर चले जाएं। सावित्री टीवी पर न्यूज देख ही रही होती है कि तभी वहां पर अंजनी आ जाती है। उसके हाथों में पूजा की थाली होती है। जैसे ही अंजनी की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ती है, उसके हाथों से प्लेट जमीन पर गिर जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे बताती क्यों नहीं, क्या बात है? अंजनी रोते हुए अपनी सास सावित्री से कहती है। माँ जी, ये वही बिल्डिंग है जहाँ अर्जुन जी रह रहे थे। उन्होंने कल की ही रात मुझे इस बिल्डिंग का नाम बताया था और आज इस लिस्ट में अर्जुन जी का नाम भी शामिल है। ये सुनते ही सावित्री एकदम से रो पड़ती है, जिसके बाद उनके घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? देखिए, मैं भोपालपुर के हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक दुर्घटना के दौरान आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जाइए। ये सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है। दोनों सास बहू ट्रेन पकड़कर तुरंत भोपालपुर पहुंच जाती हैं। दोनों अर्जुन का अंतिम संस्कार कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू वापस अपने गांव आ जाती हैं। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? अब तो अर्जुन जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू की दुनिया तहस नहस हो जाती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके पास पैसों की भी परेशानी होने लगती है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान बेचकर किराए के मकान में रहना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन अंजनी खाना बना रही थी कि तभी उनके घर का मालिक उनके घर पर आता है। तुम इस मकान में पूरे 4 महीने से रह रही हो, लेकिन 4 महीने से तुमने एक बार भी इस मकान का किराया नहीं दिया है। अब मैं तुम लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कभी इस घर से निकल जाओ। हमारे ऊपर इतने अत्याचार मत कीजिए, हमें इस घर से मत निकालिए। हम कुछ न कुछ करके आपका सारा पैसा चुका देंगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इस घर को खाली करके यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। दुर्गेश के कई बार समझाने के बाद भी सावित्री और अंजनी दोनों सास बहू दुर्गेश के आगे रोती रहती हैं, जिसके चलते दुर्गेश अपने साथ लाए हुए गुंडों को इशारा कर देता है। दुर्गेश के गुंडे सावित्री और अंजनी के घर का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं और उसके बर्तन भी तोड़ देते हैं, जिसके बाद अंजनी और सावित्री दोनों टूटे हुए बर्तन और अपना सामान उठाकर सूरज के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी सूरज कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना खाना है माँ। अंजनी के पास जो भी बचा कुचा होता है वो उन टूटे बर्तन में बनाना शुरू कर देती है। जैसे वो सूरज और सावित्री को खाना देती है, तभी उसके पास एक बहुत बुजुर्ग औरत आती है, जो उससे कहती है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरी मदद करो। अंजनी बहुत दयालु होती है। वो अपनी सास और अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद जो खाना बचा होता है वो उस बूढ़ी औरत को दे देती है और खुद भूखी रहती है, जिसके बाद वो औरत खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद ही वो औरत अचानक से देवी माँ के रूप में बदल जाती है। खुद भूखे रहकर तुमने मेरा पेट भरा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देवी माँ के साक्षात दर्शन हो गए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? ये सुनकर देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अंजनी के टूटे हुए बर्तनों को जोड़ देती हैं। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं।
आज से यह बर्तन कोई मामूली बर्तन नहीं बल्कि एक जादुई बर्तन बन गया है। अपना हाथ इस बर्तन पर रखो। अंजनी अपना हाथ उस बर्तन के ऊपर रखती है। अब इस बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाओ। जैसे ही अंजनी बर्तन के ऊपर से अपना हाथ उठाती है, उसके अंदर भरपूर खाना होता है। अरे ये क्या, अभी तक तो ये बर्तन टूटा हुआ और खाली था, लेकिन अचानक से इसके अंदर इतना सारा खाना। आज के बाद ये बर्तन कभी खाली नहीं रहेगा। जब तुम इसके ऊपर हाथ रखोगी तो ये बर्तन अपने आप खाली भी हो जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद अंजनी अपनी सास और अपने बेटे सूरज के साथ मिलकर पेट भरकर खाना खाती हैं और वहीं सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अंजनी अपनी सास सावित्री से कहती है, माँ जी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो क्यों ना हम इस जादुई बर्तन के द्वारा एक छोटा सा ढाबा खोल लें। बहू, तुम्हारा उपाय बुरा नहीं है, इसके चलते हम पैसा भी कमा सकते हैं। दोनों सास बहू मिलकर जादुई बर्तन के द्वारा एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं और उस ढाबे के अंदर वो अपने जादुई बर्तन को रखती हैं। अंजनी उस जादुई बर्तन के ऊपर हाथ रखती है। देखते ही देखते उसके अंदर अपने आप ही बहुत स्वादिष्ट खाना तैयार हो जाता है, जिसकी खुशबू से उनके ढाबे में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। जब वो अपने कस्टमर को अपने जादुई बर्तन का खाना खिलाते हैं तो सभी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बहन वाह, इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ से बनाना सीखा है? लगता है तुम्हारे हाथों में कोई जादू है, वरना इतना स्वादिष्ट खाना तो इस पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। हाँ हाँ, सही कहा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा खाना पैक कर दो। ममता के कहने पर अंजनी उसके लिए खाना पैक कर देती है। ऐसे ही अंजनी जब भी जादुई बर्तन के ऊपर हाथ रखती तो उसके अंदर खाना अपने आप तैयार हो जाता, जिसके चलते उनका ढाबा बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो अच्छा खासा कमाने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अपने लिए एक अच्छा घर भी खरीद लेते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।